A very good morning to class 8. Students, welcome again in a video with me. I am your science teacher. Students, in our last chapter, we were discussing about the coal and petroleum. That was a previous chapter in which we discussed coal as a fuel and petrol as a fuel. In this chapter like this, we have to continue all these things, the how coal burns. So that's a new chapter. That's it. Join your previous knowledge to take it to the new knowledge for you, like कंबशन. अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फ्यूल्स की, तो ऐसा नहीं है कि ये वर्ड आपके लिए कोई न्यू है. कंबशन, फ्यूल, फ्लेम्स, ये सब बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आपने अपने फैमिलीज में भी सुने हैं. फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो आपने कौन कौन सा ऐसा फ्यूल है जो देखा. आपको पता है कि हमें एक कार, एक बस, ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए एक फ्यूल की नीड पड़ती है, दैट इज पेट्रोल एंड डीजल. इसी तरह अभी विलेजेस में आज भी काउ डंग केक्स, वुड को एज अ फ्यूल यूज करके कुकिंग की जाती है. और अगर हम एलपीजी और सीएनजी की बात करें तो जो लिक्विड लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द एलपीजी, लाइक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारी कुकिंग गैस कहलाती है. इसी तरह हमारे पास है सीएनजी, जो आजकल पेट्रोल डीजल ना यूज करके हम एक इको फ्रेंडली गैस यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो ये सब क्या है, हमारे फ्यूल्स हैं जो हम अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं, जिनके बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इन अ ब्रीफ. ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बर्निंग की. अगर बर्निंग होती है तो कैसे होती है. आपने बर्निंग ऑफ कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो क्या आपने घर में कभी कैंडल को जलते देखा है, और दूसरी तरफ आपने कोयले को जलते हुए देखा होगा. दोनों की बर्निंग में क्या डिफरेंस है. अगर हम कैंडल की बात करते हैं तो वो बर्न होती है फ्लेम देने के लिए. आपको पता है इससे रोशनी निकलती है, फ्लेम निकलती है, जो आपके घर में रोशनी करने के काम आती है. लेकिन क्या कोल इस तरह की फ्लेम देता है. दोनों क्या है, फ्यूल है और दोनों ही बर्न हो रहे हैं, बट एक फ्लेम दे रहा है और कोयला सिर्फ हीट देता है, बट इट डिडंट गिव एनी काइंड ऑफ फ्लेम. लाइक दिस सिमिलरली अगर हम बात करें अदर मटेरियल्स की जो हम बर्निंग के रूप में यूज करते हैं, उसमें से कुछ फ्लेम देते हैं, कुछ नहीं देते हैं. जैसे हमारी कुकिंग गैस है, हीट भी देती है और फ्लेम भी देती है. तो इसी प्रोसेस को, इसी केमिकल प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. दैट्स द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंबशन एंड फ्लेम. तो स्टूडेंट्स, आपको भी क्लियर हुआ होगा कि इस चैप्टर में हम बर्निंग की बात करने वाले हैं, जो कि एक केमिकल प्रोसेस है. तो उसे ही अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में बताऊं तो अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. अगर मैं कंबशन की बात करूं तो कोई सब्सटेंस है लाइक कोल, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है तो वो आपको क्या देगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. तो ये आपकी एक रिएक्शन है, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस, जिसमें कोई भी सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज कोल, रिएक्ट विद ऑक्सीजन. इसके लिए आपको क्लियर हो गया कि कंबशन के प्रोसेस को रन होने के लिए किसकी नीड है, ऑक्सीजन की, एंड दिट विल गिव ऑफ हीट, और यह हमें क्या देगा, हीट. और जो इससे जनरेट होगी दैट गैस इज नोन एज CO2, क्योंकि आपको पता है कोल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. तो कंबशन प्रोसेस आपको क्लियर हुआ. ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव आउट हीट. क्लियर. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. जिस सब्सटेंस का कंबशन हो रहा होगा, जो बर्न हो रहा होगा, वो क्या होगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा. कि जो कंबशन करने में कैपेबल है तो वो सब्सटेंस क्या हो गया, कंबस्टिबल हो गया. इसलिए उसे टर्म हम यहाँ पर देंगे फ्यूल. वो हमारे लिए ईंधन की तरह यूज होगा, दैट इज फ्यूल. तो क्लियर है आपको एक कंबशन का छोटा सा डेफिनेशन. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ, ये फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, इट मे बी लिक्विड और इट मे बी गैस. तो हमारा जो फ्यूल है वो हमें तीनों फॉर्म्स में से किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, लाइक सीएनजी, एलपीजी इज अ गैस. लिक्विड फॉर्म की अगर हम बात करें, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल. सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो कोल, चारकोल. तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस कैटेगरी में फिट होते हैं. Sometimes light is also given during combustion, either as a flame or as a glow. आपको पता है जब कोई भी फ्यूल जल रहा होता है, कंबशन कर रहा होता है, कंबशन हो रहा होता है उसका, तो या तो वो फ्लेम जनरेट करेगा या वो लाइट जनरेट, ग्लो करेगा. लाइक कैंडल. कैंडल क्या कर रही है, दोनों चीज कर रही है, ग्लो भी कर रही है, वो शाइन भी कर रही है रोशनी करने के लिए, और उसमें फ्लेम भी जनरेट हो रही है. इसी तरह हमारे पास दो एग्जाम्पल मैंने आपको लिए, चारकोल और मैग्नीशियम का रिबन, जो हम आपको लैब में प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि मैग्नीशियम के एक रिबन, मैग्नीशियम का रिबन जब हम उसे केरोसिन ऑयल में से बाहर निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही जल जाता है. तो ये क्या है, कंबस्टिबल
सब्सटेंस है। तो ये स्टूडेंट्स आपके चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था जिसमें आपने कंबशन पढ़ा, लेकिन कंबशन की डेफिनेशन में आपने एक मेन चीज वहीं पढ़ ली है कि द सब्सटेंस रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आया कंबशन इन एयर, तो इसमें हमारा कंबशन के साथ एयर का क्या रिलेशनशिप है। और ये जो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी लगाई है ये आप लोगों ने बहुत पहले 5th 6th में ही देख रखी है कि अगर मैं अपने कैंडल को इस तरह से दो वुडन, अब मेरी आप एक्टिविटी में मेरे तीनों डायग्राम को देखेंगे A, B एंड C, आपके पास 3 पिक्चर्स हैं। अगर आपने देखा कि पहली एक्टिविटी में मेरी जो कैंडल है वो ग्लास को हमने क्या किया है, सीधा रखा है और उल्टा हमने ग्लास को रखा है, वो उसका बेस है ऊपर और नीचे से हमने 2 स्टिक लगाई है जिसकी वजह से एयर इस गैप में से एंटर कर सके। ये 2 स्टिक हमने रखी तो ग्लास ऊपर हो गया फ्लोर से, कैंडल इजीली बर्न कर रही है। तीसरी चीज मैंने की कि अपने उस पे ना ही मैंने नीचे से एयर को मूव होने दिया और ग्लास को भी मैंने उल्टा करके रख दिया है। मेरी कैंडल थोड़ी देर बाद ब्लो आउट हो गई है, बुझ गई है। तीसरी एक्टिविटी में मैंने क्या किया है, नीचे से भी एयर की एंट्री रोक दी और ऊपर से भी मैंने हार्डबोर्ड रख के एयर की एंट्री रोक दी। यहाँ पर भी मेरी कैंडल ब्लो आउट हो चुकी है, वो बंद हो चुकी है। इसीलिए आप इस एक्टिविटी को आप थ्योरेटिकल देखेंगे, द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस ए। अगर मैं ए की बात करूं तो व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, जब एयर वो एंटर कर पा रही है बिलो से तो हमारी कैंडल लाइट अप हो रही है। व्हेन एयर डजंट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस, और इस तरह से फ्लेम फ्लिकर हो गई है और उसने अपना जो फ्लेम स्मोक है वो निकालना स्टार्ट कर दिया है। द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, और अब बाद में इसमें एयर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है और इसलिए ये बिल्कुल बर्न नहीं करेगी। यहाँ पर हमने एयर का पाथ बिल्कुल रोक दिया है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कंबशन प्रोसेस विदाउट एयर इज नॉट पॉसिबल। इसमें ऑक्सीजन मैंडेटरी है, उसके बिना ये प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटी थी। अब हम आगे बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर। एक नई टर्म है आपके लिए लेकिन ये बहुत इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूँ इग्निशन टेम्परेचर की तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। किसी भी फ्यूल का एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है कि जब वो फ्यूल आपका उस टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो वो क्या होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंचेगा। किसी भी सब्सटेंस को आग को कैच करने के लिए, आग मतलब पकड़ने के लिए अपने एक लोएस्ट टेम्परेचर को क्रॉस करना होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स उस फ्यूल का एक अपना टेम्परेचर होता है जिसके बाद वो बर्न करना स्टार्ट करेगा। जब वो उतना हीट हो चुका होगा, इतने टेम्परेचर पे पहुंच चुका होगा, तब तक वो सब्सटेंस इग्नाइट नहीं करेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर इज दैट लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। जो आपका फ्यूल है, सब्सटेंस है, वो कैचेस फायर तब करेगा जब वो अपने उस लोएस्ट टेम्परेचर को क्रॉस कर चुका होगा। A combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि अगर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम रहा तो वो फायर कैचेस नहीं करेगा। उसे पहले अपने उस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना होगा जहां पर वो इग्नाइट अप होके बर्न करना स्टार्ट करे। लाइक केरोसिन, ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है वुड और जो केरोसिन ऑयल अगर वो रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं तो वो खुद से लाइट अप नहीं होते हैं। बट अगर हम केरोसिन ऑयल को हीट अप कर दें तो वो इजीली फायर कैच कर लेता है। लाइक जब हम हमारे घर में जब स्टोव हुआ करते थे पहले टाइम पे, तो हम केरोसिन ऑयल को जो है पुश किया करते थे, उसको हीट अप किया करते थे, उसको कैचेस इजीली, जिससे वो फायर को कैच कर सके। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच। अगर आप क्या करें, उसको टेम्परेचर आप मान लें उसको धूप में रख देगी, वो थोड़ी देर बाद क्या करेगी, आग पकड़ लेगी, आग जल जाएगी उसकी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि वुड का इग्निशन टेम्परेचर, इट मीन्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। क्योंकि वुड का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है कि जब तक हम उसके पास मैच स्टिक को नहीं लेके जाते और उसके पोर्शन को इग्नाइट नहीं करते तब तक वो हीट अप नहीं होती, इसलिए वो इजीली फायर कैच नहीं करती है। और आपने स्टूडेंट्स देखा भी होगा, हमारी मदर भी कभी घर में क्या करती है, विलेजेस में देखा होगा कि जब वो वुड को जला रही होती हैं या अपना क्या वो अगर काउ डंग केक्स को जला रही होती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल दे, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है। वो जरा सा डलते ही और उसके पास मैच स्टिक ले जाते ही वो बहुत जल्दी से लाइट अप हो जाता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वुड का इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन ऑयल से ज़्यादा है।
However, the substance which have very low ignition temperature can easily catch fire with the flame are called inflammable substances. जिन सब्सटेंसेस का बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर होता है और जो बहुत इजीली आग पकड़ लेते हैं फ्लेम जनरेट करते हुए, हम उन सब्सटेंस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी. आपको पता है कि एलपीजी के लिए जब आप घर में गैस ऑन करते हैं और उसके पास इग्नाइट करने के लिए लाइटर लेके जाते हैं तो छोटी सी स्पार्क से ही वो एकदम फ्लेम जनरेट करना स्टार्ट कर देती है. तो हमारी घर की कुकिंग गैस जो है जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो एक इनफ्लेमेबल गैस है, इजीली फायर कैचेस करने वाली गैस है. स्टूडेंट क्लियर हुआ आपको कंसेप्ट इग्निशन टेम्परेचर का? दैट्स अ वेरी इजी टॉपिक. नेक्स्ट, हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अगर आपके यहाँ पर फायर लग चुकी है तो हाउ विल यू कंट्रोल इट? आप सबने फॉरेस्ट फायर, इलेक्ट्रिक सर्किट से लगने वाली फायर सभी ने देखा होगा, क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर अगर कम है तो ये बहुत जल्दी से फ्लेम जनरेट करना स्टार्ट कर देती है. तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो आप कैसे फायर को कंट्रोल करेंगे? फायर ब्रिगेड पोर्स वाटर ऑन द फायर. आप सभी ने देखा होगा जब आग लग जाती है तो सब क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं और वो आके फायर को बुझाना स्टार्ट करते हैं. वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. और मैं आपको इग्निशन टेम्परेचर क्लियर कर चुकी हूँ कि कोई भी जो आपका फ्यूल है वो आग कब कैच करेगा, जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा. तो वाटर जब वो उसके ऊपर डालते हैं वो उन्होंने क्यों डाला? क्योंकि वो उसके इग्निशन टेम्परेचर को ब्लो कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे वो अब जलना बंद हो जाए. तो हमने बताया है कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना होता है, और अगर हम वही टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या करेगा, फायर बंद कर देगा. दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. इसी की वजह से फायर फैलते फैलते स्प्रेड होने से बच जाती है. वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल. और अगर हमारी बिल्डिंग जैसे आग पकड़ चुकी है, लाइक यहाँ पे पेट्रोल था, तो जो वाटर उन्होंने इसके चारों तरफ डाला है उसके वेपर उसके कंबस्टिबल मटेरियल के सराउंड को कवर कर लेते हैं. पूरा वाटर वेपर्स जो है यहाँ पे डले हैं वो इसे कवर कर लेंगे, हेल्प इन कटिंग ऑफ द. और इसी वजह से जो ये आगे आग स्प्रेड होने से बच जाती है, क्योंकि इसके पाथ को कट कर देते हैं और फायर हम इस तरह से एक्सटिंग्विश कर देते हैं. इसीलिए सिस्टम कहलाते हैं जो हम स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में लगाते हैं, दैट आर फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि हम इन्हें फायर को रोकने के लिए यूज करते हैं. तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर. क्लियर स्टूडेंट्स, हाउ विल यू कंट्रोल फायर? There are 3 essential requirements for producing a fire. ये बहुत सिंपल है, जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था ये वहीं हम बिल्कुल वहीं से टॉपिक को उठा रहे हैं. आपको पता चल गया था कि किसी भी आग को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 मटेरियल तो बिल्कुल क्लियर हैं. एक तो फ्यूल, आपको पता है कि अगर जिसे जब तक आपके पास वो कंबस्टिबल सब्सटेंस ही नहीं होगा जो आपको जलाना है तब तक फायर जनरेट नहीं हो सकती. सेकेंड थिंग इज एयर, क्योंकि आपको पता है फायर जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई मैंडेटरी है. एंड हीट, हीट आपको इसलिए चाहिए क्योंकि जो सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर है आपको वो इग्निशन टेम्परेचर जनरेट करना होता है जिससे वो फ्यूल जलना स्टार्ट कर दे. आपको वो इग्निशन टेम्परेचर उससे ज़्यादा लाना होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो लोअर टेम्परेचर है जिससे वो जलेगी नहीं, इससे ऊपर जाने पर ही वो जलना स्टार्ट होगी. तो हमारे पास 3 चीज़ होनी चाहिए, एक फ्यूल, सेकेंड टू सप्लाई ऑक्सीजन के लिए एयर, एंड थर्ड हीट, जिससे कि आप मैच स्टिक से या लाइटर के इग्नाइटिंग पॉइंट से क्या करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट. और आपको पता है अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज़ हटा दें तो क्या होगा, फायर कंट्रोल हो जाएगी. जैसे अभी हमने फायर ब्रिगेड का एग्जांपल लिया था कि जब फायर लगी होती है बिल्डिंग्स में तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर वाटर्स डालते हैं, और वाटर डालने पर वाटर वेपर जो हैं वो क्या कर देते हैं, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर गिरा देते हैं उसको कवर करके चारों तरफ से. तो हमने क्या करा, वहाँ पे हमने हीट उसकी खत्म कर दी. तो 2 चीज़ बची रह गई, फिर भी हमारी फायर कंट्रोल हो गई. फ्यूल अभी वहाँ पर है, पेट्रोल, एयर अभी वहाँ पर है, लेकिन हमने थर्ड चीज़ कट कर दी. तो इन रिक्वायरमेंट्स की अगर भरपूर होगा तो कोई भी फायर जनरेट होगी, अदरवाइज नहीं. द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट द सप्लाई ऑफ एयर. और इसी वाटर से वो क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो है सप्लाई एयर को कट कर देते हैं टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. या तो वो इस तरह की CO2 गैस लेके आते हैं, कुछ फायर एक्सटिंग्विशर में गैसेस भी फिल होती है, वो वाटर से करते हैं जिससे इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो सके. वो इनमें से एक चीज़ को भी कट कर सकते हैं, दोनों को भी. इसी वजह से हमारी फायर फैलते फैलते स्प्रेड होने से बच
जाती है। तो स्टूडेंट हमारा आपको पता चला कि किसी भी फायर को कैचेस करने के लिए आपको 3 रिक्वायरमेंट्स है और कंट्रोल करने के लिए आपको इस 3 रिक्वायरमेंट्स में से 1 और 2 रिक्वायरमेंट को आपको जनरेट होने से रोकना होगा। तो कंबशन आप समझ चुके हैं, एक प्रोसेस था जिसमें हमारा सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, उसे हम कंबशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंबशन, कि कंबशन होता कितने तरह का है, टाइप्स कितने हैं इसके। फर्स्ट वन इज रैपिड कंबशन, सेकंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, इमीडिएटली, रैपिडली, फास्टली, ये रैपिड एक सिनोनिम भी है। अगर हम बात करें रैपिडली मतलब बहुत तेजी से, इमीडिएटली। द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट, गैस जो है एक तेजी से बर्न होती है और लाइट भी देती है, हीट भी देती है। इस तरह का कंबशन कहलाता है रैपिड कंबशन। जैसे ही आप फॉस्फोरस पे मैग्नीशियम को केरोसिन ऑयल और वाटर से बाहर निकालते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर आते ही फायर पकड़ लेते हैं। आपने उसमें से निकाला, इन्हें वाइप अप किया, ये एकदम से कैचेस फायर। आपने ये मेटल और नॉन मेटल में मैंने आपको पढ़ाया था मैग्नीशियम और फॉस्फोरस के बारे में। तो जो एनवायरनमेंट में एयर की प्रेजेंस में आते ही तेजी से आग पकड़ ले, दैट प्रोसेस इज नोन एज रैपिड कंबशन। सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटीरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम। कोई भी मटीरियल अचानक से बर्न होना स्टार्ट कर दे इमीडिएटली विदाउट द एप्लीकेशन। आप जब क्या करें, कोई भी आपने अपेरेंट कोज नहीं है, हमें नहीं पता चला ऐसा क्या अप्लाई हुआ है, और उसने जो है फायर जनरेट करनी स्टार्ट कर दी, फ्लेम उसमें से निकलने लगा, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे हमारे वोल्केनोज होते हैं, नीचे टेम्परेचर अपने आप इतना हाई हो जाता है कि वो वोल्केनोज इरप्ट हो जाते हैं और उसमें से लावा मैग्मा बाहर आने लगता है। तो स्पॉन्टेनियस जिसका हमें रीजन ना पता चले, वो मटेरियल सडनली बर्न करने लगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे दिवाली पर यूज होने वाले एक्सप्लोसिव क्रैकर्स। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ गया एक्सप्लोजन, जो मैं आपको बता रही हूँ। व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। एक्सप्लोजन मीन्स जब आपका एक क्रैकर अपने इग्नाइटेड पॉइंट पर पहुंचता है, आपको पता है उसमें वैसे ही एक्सप्लोजिव कंपोनेंट्स डले हुए हैं, और जैसे ही आप उसके पास मैच स्टिक लाते हैं तो वो एकदम से इग्नाइटेड हो जाता है, मीन्स अपने लोअर टेम्परेचर से ऊपर आ जाता है जो उसे जलने के लिए नेसेसरी है। और उसमें एक सडनली रिएक्शन टेक प्लेस होती है जिसमें हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, पटाखे से साउंड भी जनरेट करता है। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, और इसी तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ गैस उसमें लिबरेट होती है, और इस तरह की रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो भी टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। क्रैकर में इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है कि अगर उन पर प्रेशर पड़ जाए तो वो बिना मैच स्टिक के भी बस्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम ये कैटेगरी क्रैकर वाली रखते हैं, किस पे, स्पॉन्टेनियस कंबशन। आपको रीजन पता नहीं है और उन पर इस तरह का प्रेशर अप्लाई हुआ कि उन्होंने एक्सप्लोड होना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने फटना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन। होप आपको इतना चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इजी सा कंटेंट है बिल्कुल, इतनी हार्ड डेफिनेशन नहीं है कि जो वर्ड से ही क्लियर नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप वीडियोस को अच्छे से देखें और इसके बाद अपनी एनसीईआरटी बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ें कि आपका वीडियो में कंटेंट कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये चीज़ उसमें कवर नहीं हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? Thank you and have a nice day.